मुझे उस शोर शराबे से कोई मतलब ना था कि वह लोग किस बात की खुशियां मना रहे थे। मैं नहीं जानती थी। मैं तो बस यहां से जाना चाहती थी, अपनी जान छुड़ाना चाहती थी। इसलिए वापस चारपाई पर आकर बैठ गई। मैं रो रही थी जब मुझे एकदम से धुआंधार फायरिंग की आवाज आने लगी। एकदम से ढोल और बाजे बंद हो चुके थे। एक भगदड़ सी मच गई थी। औरतों की चीख पुकार शुरू हो गई थी। उसके बाद पुलिस के होने वाले ऐलान से मैं कुछ संतुष्ट हुई, जिसमें यह कहा जा रहा था कि बिल्लू खुद को गिरफ्तार करवा दो और उस लड़की को हमारे हवाले कर दो, क्योंकि पुलिस ने इस इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। यह ना हो कि हमारी कार्रवाई से बहुत से बेगुनाह मारे जाएं। यह सुनकर अंदर ही अंदर मैं कुछ खुश हुई कि मेरा बाप मुझ तक पहुंच गया है और अब यह लोग पकड़े जाएंगे, मुझे आजादी मिल जाएगी। लेकिन कुछ ही देर के बाद कई मर्द घर के अंदर दाखिल हुए और उनके कदमों की छाप मेरे कमरे की तरफ थी। दरवाजा सुनील बिल्लू ने ही खोला था। वह काफी परेशान था। वो लड़की भी अंदर आ गई, जिसका नाम मीनू था। बिल्लू उससे कहने लगा कि इस लड़की को अपने कपड़े दो और चादर भी दो। मीनू इसे 5 मिनट के अंदर तैयार करो। यह कहकर वह कमरे से बाहर जा चुका था। उस लड़की ने अलमारी से वैसे ही कढ़ाई वाला चोला मुझे भी दिया, जैसा वो खुद पहनती थी। मैंने कहा, मैं ये नहीं पहनूंगी और ना ही किसी के साथ जाऊंगी। मीनू कहने लगी, बिल्लू बहुत गुस्से में है। अगर तुमने इनकार किया तो वो ये नहीं देखेगा कि उसके साथ क्या होगा। खड़े खड़े तुम्हारा गला घोंट के तुम्हें इधर ही मार देगा। यह सुनकर मैं फिर से घबरा गई, खौफजदा हो गई। इसलिए मैंने वह चोला पहन लिया। मीनू ने काली कढ़ाई वाली चादर दी और मेरा चेहरा तक ढक दिया। फिर दरवाजा खोल के कहने लगी कि बिल्लू लड़की तैयार हो गई है। बिल्लू अंदर आया, मेरी कलाई पकड़ी और मुझे घर से बाहर लेके बहुत तेज तेज कदम उठाता हुआ चलने लगा। जैसे ही दरवाजे से बाहर निकला, बाहर एक जीप मौजूद थी। उसने मुझे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। मैं खामोशी से बैठ गई। बाकी के उसके साथी कहने लगे, अरे बिल्लू, तुम जाओ इस छोरी को लेकर, जाओ, हम संभाल लेंगे। गाड़ी बिल्लू ने ही चलानी शुरू की थी। जीप की रफ्तार बहुत तेज थी। पता नहीं किस जंगल के रास्ते से वह मुझे लेकर जा रहा था। मैंने कहा, तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। वह कहने लगा, अभी अपना मुंह बंद रखो, अभी हमारा मगज बहुत गर्म है। हम तुमको पहले बता चुका है, हमारा मगज जब गर्म होता है तो हम कुछ नहीं देखता। यह कहने के बाद उसने दोबारा से गाड़ी चलानी शुरू कर दी, लेकिन बीच जंगल में जीप बंद हो गई और उस वक्त आधी रात का वक्त था। उसने जोर से गाड़ी के स्टीयरिंग पर हाथ मारा, फिर अपनी जीप खोल के देखने लगा। मेरे पास वही एक मौका था कि मैं भाग जाती। घना जंगल था, किसी भी तरह दौड़कर मैं छुप जाती। मैं आहिस्ता से गाड़ी से नीचे उतरी, लेकिन पांव के नीचे सूखे पत्ते मौजूद थे। फौरन से पैर के नीचे आने वाले पत्तों की चहचहाहट से वो मेरे पास किसी हवा की तेजी से पहुंचा। कहने लगा, तुम नीचे क्यों उतरी हो? चलो ऊपर बैठो। अगर तुम भागने का सोच रहा है तो याद रखना, तुम्हें इसी जंगल में दफन कर दूंगा। मैं वापस जीप में बैठ गई। मुझे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। फिर उसने जीप के पीछे से एक हथकड़ी निकाली और मेरी कलाई पर हथकड़ी बांध दी और दूसरा सिरा गाड़ी के साथ बांध दिया। मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो? कहने लगा, क्यों तुमको नहीं पता? इन चीजों से तो तुम्हारी बचपन से जान पहचान होगी। उसके बाद जीप खोल के ठीक करता रहा। मुझे कहने लगा, हम पानी लेकर आता है। मैंने कहा, मुझे अकेला छोड़कर कहां जा रहे हो? कहने लगा, क्यों, तुमको शेर खा जाएगा क्या? अगर खा जाएगा तो अच्छी बात है। आज तो शेर का भी ईद हो जाएगा, क्योंकि उसको खाने में पुलिस का माल मिलेगा, वरना पुलिस सिर्फ दूसरों का माल खाता है। यह कहते हुए वह हंसता हुआ वहां से चला गया। पता नहीं कहां गया था, लेकिन मुझे डर लग रहा था। चार तरफ अंधेरा था, घने पेड़ थे। मैं चुपचाप जीप में बैठ गई। जहां जीप खड़ी थी वहां भी पेड़ की छांव थी। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी, काश कोई पुलिस वाला यहां आ जाए, मुझे देख ले और मुझे बचा ले। लेकिन ऐसा कोई भी वहां पर नहीं पहुंचा। मैं अब बहुत थक गई थी। मेरी आंखें नींद से बोझल होने लगी। मैं जीप में बैठी बैठी सो चुकी थी। जब मुझे महसूस हुआ कि कोई चीज मेरे हाथ पर फिर रही है, फिर मेरी गर्दन तक पहुंच गई। मैंने बमुश्किल आंखें खोल के देखा तो एक बहुत मोटा ताजा सांप था, जो आहिस्ता आहिस्ता मेरे वजूद को अपनी गिरफ्त में ले रहा था।
यह देखकर तो मैं बेतहाशा खौफजदा थी। पहले तो मैंने एक दिलखराश चीख मारी, लेकिन जैसे ही सांप ने अपना मुंह मेरे मुंह के करीब करके खोला तो मैं अपना सांस लेना भूल गई। खौफ के मारे मैं कांप रही थी और वह मेरे मुंह के पास फनकार रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली, दिल में बहुत सी परमात्मा का नाम जपने लगी, लेकिन मैं जानती थी कि सांप मुझे मार डालेगा। मेरी आंखें बंद थीं जब वह सांप मेरे पूरे पेट पर और जिस्म पर अपनी गिरफ्त को मजबूत करने लगा। मैं अपने होशो हवास खोने लगी। खौफ के मारे मुझे लग रहा था कि बस अगर अभी सांप ने नहीं डसा तो मैं खौफ से मर जाऊंगी। तभी मुझे बिल्लू की आवाज अपने बेहद करीब से आई। कहने लगा, फिक्र मत करो, हमने सांप का गर्दन पकड़ रखा है। उसके बाद सांप की गिरफ्त मेरे बदन पर ढीली पड़ने लगी। मैंने आंखें खोल के देखा तो बिल्लू ने सांप को एकदम से ही पकड़ के दूर फेंका, फिर अपनी जेब से पिस्टल निकाल के उस पर फायर कर दिया। यह सब मुझे खौफजदा करने के लिए काफी था। पता ही नहीं चला कब और कैसे खौफ के मारे मैं उसके कंधे के साथ लग गई। उसके दोनों हाथ पकड़ लिया। हालांकि मुझे पता था वह मेरा दुश्मन है, अपने मकसद के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उस वक्त मैं खौफ के हाथों अपने दुश्मन की पनाह में आ गई थी। लेकिन उसने मुझे फौरन खुद से जुदा किया। कहने लगा, हट, पीछे हटो, पुलिस वाले का बुज़दिल बेटी, तुम हमारी औरत होती तो सांप को गर्दन से पकड़ के दूर फेंक चुकी होती। हम बुज़दिल कौम नहीं है तुम्हारी तरह। यह कहकर उसने जीप का बोनट खोला और पानी डालने लगा, साथ साथ मुझे ताने भी दे रहा था। कहने लगा, वैसे तुम डीएसपी का बेटी है और सांप से डरता है। हम तो समझा था पता नहीं कितना बहादुर होगा, तुम तो बिल्कुल डरपोक है। तुम्हें पता है हमारी मम्मा 60 साल के करीब है, लेकिन उसका हिम्मत और हौसला बहुत ज्यादा है। तुम्हारी जगह वो होता तो सांप के 2 टुकड़े करके फेंक चुका होता। यह कहकर उसने जोर से जीप का बोनट बंद किया, फिर पानी की बोतल आगे लेकर आया। कहने लगा, पीना है तुमको? मैं खौफ के मारे उस वक्त कपकपा रही थी जब उसने पानी की बोतल मेरे सामने की। मैं उस वक्त पसीने से शराबोर हो चुकी थी, हलक भी सूखा था। मैंने उसके हाथ से पानी की बोतल पकड़ ली और पीने लगी। वह आके जीप में बैठ गया। कुछ देर बाद उसने जीप को स्टार्ट किया। वह स्टार्ट हो गई। 2-3 घंटे बाद सुबह हो चुकी थी। हम अभी तक जंगलात में घूम रहे थे। जीप में पेट्रोल की बोतल रखी हुई थी। जहां पेट्रोल कम होता वह पेट्रोल डाल लेता। उसके बाद थार का इलाका शुरू हो चुका था। रेगिस्तान ही रेगिस्तान। दिसंबर का महीना था, इसलिए सहराई इलाके में मुझे सर्दी ज्यादा लग रही थी। जब उसने मुझे कांपते हुए देखा तो कहने लगा, तुमको सर्दी लग रही है? मैंने कहा, हां लग रही है। मैं हैरान थी कि उसने आम से कपड़े पहने हुए थे। ना कोई स्वेटर पहना था, ना कोई शाल पहनी हुई थी, और जो ब्लोची चोला मैंने पहना था वह काफी मोटा था। उस पर काले रंग की गर्म चादर ली हुई थी। फिर भी मैं थर थर कांप रही थी और वह ऐसे ही बैठा हुआ था। फिर उसने अपनी जेब में से एक डिब्बी निकाली। कहने लगा, इसको खोलो और जरा सी खा लो, सर्दी नहीं लगेगी, बस 1 घंटे का रास्ता रह गया है। मैंने कहा, यह क्या है? कहने लगा, शिलाजीत है। मैंने कहा, वह क्या होती है और इससे क्या होगा? कहने लगा, यह जो तुम कांप रहा है ना, इसे खाकर तुम कांपेगा नहीं। मैंने वो डिबिया खोली तो काले रंग का ना जाने क्या था। वह मैंने जरा सा खा लिया, बाकी की शीशी बंद करके उसे पकड़ा दी। उसे खाने से वाकई मुझे अपने अंदर कुछ गर्मी सी महसूस हुई। 1 घंटे बाद आबादी शुरू हो चुकी थी। फिर एक घर के पास उसने अपनी जीप रोकी। शायद 7 और 8 बजे का वक्त होगा। उसने दरवाजा खटखटाया तो एक सेहतमंद औरत ने दरवाजा खोला। माथे पर बल थे, सर के बाल सफेद थे, लेकिन सेहत देखने लायक थी। सांवली रंगत थी, वैसा ही चोला पहन रखा था। जैसे ही बिल्लू को देखा तो कहने लगी, आ गया अपनी ससुराल से होके? वह हंसने लगा। कहने लगा, हां आ गया। कहने लगी, हम तो कहता था गैरतमंद मां का बेटा है, ससुराल में ज्यादा दिन नहीं गुजारेगा। मैं तो उस औरत की बात नहीं समझ पा रही थी। कौन सा ससुराल? क्या बोल रही थी वो? मुझे बिल्लू ने आगे किया। फिर उस औरत की नजर मुझ पर पड़ी तो मुझे सर से पैर तक देखने लगी। कहने लगी, ये छोरी कौन है? कहने लगा, ससुराल वालों के खास है, इसे मेहमान बना के लाया हूं, समझो। समझो मम्मा के इसने मुझे
मेरे ससुराल में ज्यादा दिन नहीं रहने दिया। मैं अब भी नहीं समझी थी। फिर उस औरत से कहने लगा, डीएसपी की बेटी है, इसे मुझे देखने का बड़ा शौक था। हमने इसका गर्दन दबोच लिया, पिस्तौल इसके सर पर तानी और ससुराल वालों ने छोड़ दिया। कहने लगे, जाओ जाओ चले जाओ। वह कहने लगी, तुम पुलिस वालों की छोरी को उठा के लाया है। फिर एक थप्पड़ बिल्लू के मुंह पर मारा। वह हैरान हुआ। कहने लगी, तुझको शर्म नहीं आया औरत को ढाल बनाते हुए? वह कहने लगा, यह आम छोरी नहीं है मम्मा, पुलिस ऑफिसर की छोरी है। ये मेरे बड़े भाई धीरज को छुड़वाने की चाबी है। जब तक इसका बाप धीरज को नहीं छोड़ेगा ये यहां से नहीं जाएगी। उसकी मां ने बिल्लू का कान पकड़ा। कहने लगी, खबीज का बच्चा, ये सब तुमने नीलो के कहने पर किया होगा। वह कहने लगा, भाभी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हम जानता है हमारा भाई बेकसूर है। उसकी मां ने कान पकड़े और उसे घर के अंदर दाखिल किया। मैं भी पीछे पीछे अंदर आ गई, जहां एक सांवली सलोनी सी 27-28 साल की एक और औरत थी। साथ में एक छोटा सा बच्चा भी था। बिल्लू ने अपना कान अपनी मां से छुड़वाया। अपनी भाभी से कहने लगा, बहुत जल्द धीरज भाई आजाद हो जाएगा। देखो हम किसको लाया, ये पुलिस वाले का छोरी है भाभी। इसका बाप धीरज भाई को छोड़ेगा और हम इसको छोड़ेगा। उस औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसके आंसू बिल्लू साफ करने लगा। तुमको बहन बोला है भाभी, बोला है ना, मां कसम खुद मर जाएगा, लेकिन धीरज भाई को कुछ नहीं होने देगा। वह कहने लगी, ऊपर वाले के बाद सिर्फ तुम पर भरोसा है। तुम बैठो, हम नाश्ते का इंतजाम करता है। वह औरत यह कहकर लकड़ी के चूल्हे पर चाय बनाने लगी, साथ में पराठे बनाने लगी। बिल्लू पहले तो अपने भतीजे को गोद में बिठाकर प्यार करता रहा, फिर घर के आंगन के कोने में बंधे हुए कुत्ते के पास चला गया। कहने लगा, अरे तुमने तो हमारे पीछे अच्छा सेहत बना लिया। उसका भतीजा जो कि 4 साल का था कहने लगा, चाचा ये तुम्हारे पीछे हड़हराम हो गया है। हमको लगता है इस बार मुकाबला हार जाएगा और तुम्हारा ऊंचा नाम भी कटवा देगा। बिल्लू कहने लगा, हम आ गया ना, इसको रोज तेज भगाएगा, फिर देखना ये कैसे मुकाबला होने से पहले पहले फुर्तीला हो जाएगा। वह अपने कुत्ते को कमर पर प्यार करने लगा, उससे बातें करने लगा। उसकी भाभी मुझसे कहने लगी, तुम नाश्ता कर लो, फिर हम तुम्हारे कमरे में ले जाएगा तुम्हें, वहां तुम आराम कर सकती हो। नाश्ता करने के बाद वाकई वो मुझे अपने कमरे में ले गई, जहां सामने फ्रेम में उसकी दुल्हन बनी हुई की तस्वीर थी और साथ खड़ा आदमी यकीनन उसका पति था। मैं उस वक्त नींद से बेहाल थी, इसलिए सो गई। जब उठी तो देखा कि छोटा बच्चा मेरे बराबर में बैठा मुझे देख रहा था। मैं फौरन से उठकर बैठ गई। मुझे यूं जागता देख के वह भी कुछ पीछे हटा, फिर कहने लगा, तुम पुलिस वाले का बेटी है? मैंने कहा, हां। तो कहने लगा, अपने बाबा को बोलो, हमारे बाबा को छोड़ दे, हमारे बाबा ने कुछ नहीं किया। मैं उस छोटे बच्चे की बात सुनकर हैरान थी, जिसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। कुछ देर बाद उस बच्चे की मां भी कमरे में आ गई। कहने लगी, अगर तुमने आराम कर लिया है तो दोपहर का खाना तैयार है, तुम खा लो और जब तक तुम यहां हो हमारे कमरे में रह सकती हो। मैं अपने बच्चे को लेकर आंगन में सो जाएगा। उसके घर वालों ने मेरे साथ कोई भी भद्दा सलूक नहीं किया था, बल्कि मुझे बड़ी हिफाजत से रखा था। बिल्लू की मां रात को छोटा सा हुक्का लेकर बैठ जाती है और पीती रहती, बल्कि उसकी मां की तरह भाभी भी बहुत हुक्का पीती थी। वहां पर रहने वाली सारी ही औरतों का यही हाल था। उनका पहनना ओढ़ना सब कुछ बिल्कुल अलग था। बात करना, लेकिन औरत की इज्जत बहुत करते थे। आज तक बिल्लू ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया था, ना ही मेरे साथ कोई गंदी हरकत की थी। उसके मुंह से यही सुनने को मिलता था कि मेरा बाप धीरज भाई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और मुझे दीवानों की तरह से तलाश कर रहा है। जहां भी उसे बिल्लू नजर आएगा वो उसे गोलियों से भून देगा, मार डालेगा। एक बार बिल्लू की मां और उसकी भाभी मोहल्ले में किसी शादी में गई। मैं उनके साथ नहीं गई, मैं घर में अकेली थी। मैंने भागने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मैं जानती थी कि वह मुझे पकड़ लेगा और अगर उसने पकड़ लिया तो मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करेगा। कुछ देर बाद बिल्लू घर में दाखिल हुआ। खाली घर को देखकर पूछने लगा, हमारा मम्मा और भाभी कहाँ हैं? मैंने कहा किसी की शादी में गए हैं। फिर मुझे हैरत से देखने लगा। कहने लगा,
तुम घर में अकेला है। मैंने कहा हाँ। फिर मेरे सामने कुर्सी रख के बैठ गया। कहने लगा, फिर तुमने भागने की कोशिश क्यों नहीं किया? मैंने नफी में सर हिलाया। कहने लगा, क्यों, तुम्हारे पास तो खुली छूट थी, भागा क्यों नहीं? मैंने उसकी तरफ तीखी नजर से देखा। मैंने कहा, अगर मैं भागती तो क्या तुम मुझे भागने देते, पकड़ लेते ना? मैंने सोचा कि भागने का फायदा नहीं है। फिर वह हंसने लगा। कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, जैसे ही तुम्हारा बाप धीरज भाई को छोड़ेगा, हम तुम्हें बाइज्जत बाहिफाजत तुम्हारे घर तक पहुंचाएगा। यह सुनील बिल्लू का वादा है तुमसे। मैंने कहा, तुम्हारा भाई जेल में क्यों गया है? कहने लगा, हमारा भाई का कोई कसूर नहीं है, उसने कोई कत्ल नहीं किया। कत्ल तो उस पुलिस ऑफिसर के बिगड़े हुए बेटे ने किया था। हमारा भाई उसका ड्राइवर था, इसलिए इल्जाम उस पर लगा दिया। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन ना तो कमजोर है, न किसी दूसरे का जुर्म अपने सर पर लेके उसकी सजा खुद काटेंगे। मर्द का बच्चा है हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता है। मैंने कहा, तुम्हें केस करना चाहिए था। अदालतें किस लिए बनी हैं? इंसाफ वहां से लो जाके। कहने लगा, वहां से इंसाफ मिलता तो हम भी वहां से ले लेता। ये तुम भी अच्छे तरीके से जानता है कि वहां से इंसाफ नहीं मिलता। उसकी बात सच थी, इसलिए मैं खामोश हो गई। कहने लगा, हमने 3 बार चोरी चकारी की, तुम्हारे बाप ने हमें पकड़ लिया। हम जेल में खुद गया था, अपने भाई को ढूंढना चाहता था, पर तुम्हारे बाप ने न जाने उससे कहां छुपाया है। हमको नहीं मिला। हम जेल तोड़ के वापस आ गया। उसे ये बताना चाहता था कि उसका जेल हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। और इस बार तुम जानता है, तुम्हारे बाप ने अपने गुरूर घमंड की खातिर हमारे साथ क्या किया। उसने हम पर झूठा कत्ल का इल्जाम लगाया। यह सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे बाबा ऐसे नहीं है। कहने लगा, वो ऐसा ही है। जब पुलिस वालों के बिगड़े बेटों पर बात आती है ना, उनके बिगड़े नवाबों में बात आती है, तो हम जैसे गरीब मिलते हैं उन्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ाने के लिए। मैंने कहा, मेरे बाबा मेरी कोई बात नहीं टालते। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगी। ये बात सुनकर वो हंसने लगा। कहने लगा, ये पुलिस वाले होते हैं ना, इनके 2 रूप होते हैं। अपने घर वालों को दिखाने के लिए ईमानदार पुलिस वाले का रूप, और हमें दिखाने के लिए एक बेहिस और सफाक इंसान का रूप। तुमने हमारी कमर को देखा था, वह डंडे तुम्हारे बाप ने मारे थे और मेरा कोई कसूर नहीं था। कहने लगा, बस हमें मुफ्त में बदनाम कर रखा है। हम दिल के साफ है ना, इसीलिए जो दिल में होता है वही जबान पर होता है। कोई गलत करता है तो हम गलत कहता है कि उसने गलत किया। हमारे छोटे छोटे बच्चे को बंदूक चलाना आता है, असलहा का इस्तेमाल करना आता है। हम अपने साथ ज्यादती नहीं होने देता, इसीलिए हम बुरा है, क्योंकि झूठों और धोखेबाज की तरह सबके सामने अच्छा बनने की आदत नहीं है हमें, कि हम सबके सामने अच्छा बन जाए और दिल में नफरत पाले। तुम्हारे बाप की तरह। वह बार बार मेरे बाप को बुरा भला कह रहा था, और वह भी मेरे मुंह पर। मैंने कहा, देखो अभी मेरे बाबा को कुछ कहा तो मैं तुम्हें। कहने लगा, अच्छा तो तुमको गुस्सा भी आता है। कहने लगा, अब क्या करेगा तुम? मैंने कहा, एक बार तुम मेरे बाप के हाथ लग जाओ, फिर मैं बताऊंगी। कहने लगा, क्यों? तब क्यों अभी बताओ? मर्द का बच्चा है तो अभी बताओ। शायद मेरी बात उसे चुभ गई, इसलिए उसका लहजा थोड़ा बुलंद हुआ। मैं खड़ी हो गई, वह भी खड़ा हो गया। मैंने कहा, अगर मैं लड़का होती ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ देती। मैं अच्छे तरीके से जानती थी कि मैं उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती, इसीलिए अपना भरम कायम रखने के लिए मैंने कह दिया। वह हंसने लगा। कहने लगा, हाँ लेकिन हमारा मम्मा औरत हो के भी तुम्हारा बहुत कुछ कर सकता है। मैंने हैरत से उसे देखा। कहने लगा, हमारा औरत कमजोर नहीं है, तुम्हारी तरह ये नहीं कहता कि हम मर्द होता तो यह कर लेता, वह करके दिखाता है। लेकिन हमारी औरतें औरत होकर भी बहुत कुछ करके दिखाती हैं। और यह बात सच भी थी। उसकी मां वाकई जीदार औरत थी। हालांकि बिल्लू कद काठ में लंबा था, जानदार किस्म का इंसान था, पर अपनी मां से मार खा लेता था। उसकी मां बड़े जोर से मारती थी, सिर्फ उसे ही नहीं उसके कुत्ते को भी मारती थी, और उसे कहती थी कि अगर इस बार तुमने मुकाबला नहीं जीता
तो तुम्हें खाना नहीं दूंगी। लेकिन जिंदा दिल औरत थी, मुझसे ऐसे बात करती थी जैसे उसका लहजा बिल्कुल शीरी हो, बड़े आराम से, प्यार से। वरना कौन अपने दुश्मन की बेटी के साथ ऐसे करता है। मैंने एक नजर बिल्लू को देखा। मैंने कहा, तुम बुरे इंसान नहीं हो, बहुत अच्छे इंसान हो, वरना मुझे नुकसान भी पहुंचा सकते थे। मेरी बात सुनकर उसने मुझे हैरत से देखा। कहने लगा, अभी तुम हमको धमकी दे रहा था, अभी हम अच्छा इंसान हो गया। मैंने कहा, तुम अपना हुलिया कुछ अच्छा नहीं कर सकते। मेरी बात सुनकर उसने अपने आप को देखा। कहने लगा, क्या हुआ हमको? मैंने कहा, ये बाल देखे हैं तुमने? इतने लंबे लंबे औरतों की तरह रखे हुए हैं, और ये दाढ़ी मूछे, तुम इंसान कम और जानवर ज्यादा लगते हो। अगर बाल ठीक से कटवा लो और ये दाढ़ी मुझे साफ करवा दो तो अच्छे लगोगे। मेरी बात उसने बड़े गौर से सुनी, फिर कुछ पल मुझे देखता रहा, फिर पता नहीं क्या हुआ, उठकर घर से बाहर निकल गया। कुछ ही देर में उसकी भाभी और माँ वापस आ चुकी थी। वह रात को देर से आया, लेकिन जब आया तो उसकी माँ उसे हैरत से देखती रह गई। बाल छोटे छोटे शेव भी बना रखी थी, बहुत अलग लग रहा था। उसकी माँ ने उसे देखा तो कहने लगी, ये तुमको क्या हुआ आज? तुम इंसान का बच्चा कैसे बन गया? जब हम कहता था ये अपने जंगली बाल कटवा लो तो तुम कहता था कि नहीं, हम ऐसे ही ठीक है। अपनी माँ की ये बात सुनकर उसने एक नजर मुझे देखा और पहली बार नजर चुरा गया। हालांकि आंखों में आंखें डालकर बात करता था, किसी से डरता नहीं था। कहने लगा, बस हमने सोचा मम्मा रोज कहता है, आज कटवा ही लूं। यह कहते हुए उसने मिट्टी के मटके से पानी भरा और पीने लगा। उसकी मां कहने लगी, हम सब जानता है कि तुम मम्मा का कितना कहाँ मानता है। यह कहते हुए एक नजर उसकी मां ने मेरी तरफ देखा, लेकिन फिर माथे पर बल डाल दिए। फिर बिल्लू के पास गई। कहने लगी, तुम अच्छा नहीं कर रहा बिल्लू, ये गलत है। यह सुनकर उसके चेहरे पर गंभीरता सी छा गई। फिर वह जल्दी से अपने कमरे में चला गया। रात को खाना भी नहीं खाया। बातों बातों में उसकी मां से मुझे यह पता चला कि सुनील बिल्लू को फाइटर बनने का बहुत शौक था। वह फाइटिंग भी जानता है और काफी मुकाबले भी कर चुका है और मुकाबले जीतता भी रहा है। लेकिन अपने इलाके में उसकी ख्वाहिश और ख्वाब यह था कि वो बहुत बड़ा फाइटर बनेगा, दूसरे देशों में जाकर मुकाबला करेगा, हिंदुस्तान का नाम रोशन करेगा। लेकिन धीरज भाई के साथ जो कुछ पुलिस वालों ने किया, बिल्लू के भी सारे ख्वाब खत्म हो गए थे। अब उसका मकसद यह था कि अपने भाई को छुड़वा ले। चंद दिन से मैंने यह देखा कि जैसे ही वह मुझसे नजर मिलाता था, फौरन से नजरें चुराता हुआ घर से निकल जाता था। वह काफी चुप चुप सा था। बेशक उसकी रंगत सांवली थी, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगने लगा। इसलिए कि इंसान था, इंसान के रूप में छुपा हुआ भेड़िया नहीं था। एक बार उसकी भाभी रात को चाय बना रही थी, साथ साथ खांस रही थी। मैंने कहा, आपको क्या हुआ? कहने लगी, बुखार है। मैंने कहा, तो काम क्यों कर रही हैं आप हटे, चाय मैं बना देती हूं। कहने लगी, रात को हमारे घर चाय कोई नहीं पीता, बस बिल्लू पीता है। मैंने कहा, मैं बना देती हूं, आप जाएं, आराम करें। वह बाहर ही सोने लगी तो मैंने कहा, आप कमरे में जाकर लेट जाए, आंगन में मैं सो जाऊंगी। कहने लगी, नहीं, तुम शहर का लड़की है, नाजुक है, ऐसे बीमार हो गया या तुम्हें कुछ हो गया तो हम ऊपर वाले को क्या जवाब देगा कि हमने मेहमान का ख्याल नहीं रखा। मैंने कहा, आप जाकर सो जाएं, मैं आपके कमरे में ही दूसरी चारपाई पर सो जाऊंगी। वो कहने लगी, नहीं, वो हमारे धीरज की है, वहां हम किसी को बैठने भी नहीं देता। फिर कहने लगी, तुम चाय बनाओ, हम दवाई खा के आता है। थके थके कदमों से वह अपने कमरे में गई। मैंने चाय बनाई, प्याले में डाल के बिल्लू के कमरे में चली गई। वह चारपाई पर बैठा हुआ था, सामने दीवार की तरफ देखकर जाने क्या सोच रहा था। जब मैंने उसके दरवाजे पर दस्तक दी, उसने जब मुझे देखा तो सीधा होकर बैठ गया। कहने लगा, तुम हमारे कमरे में क्यों आया? भाभी कहाँ है? मैंने कहा, उनको बुखार है। यह कहकर मैंने चाय की प्याली उसे पकड़ा दी और उसके सामने रखी कुर्सी पर मैं बैठ गई। वो नजरें चुराने लगा। कहने लगा, अच्छा तुम जाओ, हम चाय की प्याली खुद रख देगा। मैंने एक नजर उसके चेहरे पर डाली। उसने चोर आंखों से मुझे देखा, फिर चाय को देखने लगा। कहने लगा, हमको ऐसे मत देखो, उठ के जाओ। मैंने कहा, अच्छे लग रहे हो, इंसान लग रहे हो। कहने लगा,
हमको पता है, आप जाओ यहां से। मैंने कहा, मेरा बैठना बुरा लग रहा है तुम्हें? कहने लगा, हाँ बहुत बुरा लग रहा है, तुम जाओ यहां से। मैंने कहा, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूं। पता नहीं मुझे उसे तंग करने में मजा आ रहा था, क्योंकि मैंने ऐसे मर्द अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे जो औरत को देखकर नजरें चुरा ले या नजरें झुका ले। यह कह के मैं उसे फिर देखने लगी। वह गरम गरम चाय के घूंट जल्दी जल्दी भर रहा था, साथ साथ तिरछी नजरों से मुझे देख रहा था। कहने लगा, हमने तुमसे कहा ना यहां से बाहर जाओ। मैंने कहा, क्यों? कहने लगा, तुम हमको ऐसे ना देखा करो। मैंने कहा, क्यों ना देखा करूं? अब जो चीज अच्छी लगे उसे देखना तो चाहिए ना। उसका बार बार घबराना, नजरें चुराना मेरे लिए दिलचस्पी का बायस था। कहने लगा, ठीक है, हम ही उठ के बाहर चला जाता है, तुम यहीं बैठो। ठीक है, यह कह के वह चारपाई से उठ के खड़ा हो गया। इससे पहले कि वह बाहर जाता, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन बड़े जोर से झटके से उसने अपना हाथ मुझसे छुड़वाया। कहने लगा, तुम्हें शराफत की जुबान समझ नहीं आता? तुमसे कह रहा हूं ना, हमसे दूर रहा करो, तुम हमारी बरादरी का नहीं है। मैंने कहा, बरादरी की होती तो क्या करते? फिर उसने मेरी आंखों में आंखें डाल के कहा, मैं तुमसे शादी बना लेता। उसके इस सादा से जुमले ने मेरे दिल को किसी और ही लय पर धड़का दिया, लेकिन अब वह बाहर जा चुका था। मैंने भी अपने धड़कते दिल को कुछ थपका था। मेरा बाप उसकी जान का दुश्मन था। कोर्ट से उसके ऑर्डर जारी करवा चुका था कि जहां भी सुनील बिल्लू उसे नजर आएगा वह उसे गोली से मार डालेगा। और मैं उसे अपना दिल दे बैठी थी। पता नहीं मेरी मोहब्बत का अंजाम क्या था। आपको क्या लगता है क्या होगा मेरी मोहब्बत का अंजाम?